तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खौफ में है आईटी कंपनियां। एआई के कोडिंग टूल्स के चलते आईटी इंडेक्स 2.5 साल के निचले लेवल पर आ चुका है। क्या एआई का बढ़ता दायरा आने वाले दिनों में आईटी सेक्टर के दायरे को सिमटता हुआ कर देगा? ये एक बड़ा सवाल है। क्या आईटी सेक्टर को अपने कामकाज के तौर तरीकों को बदलना पड़ेगा? क्या बिजनेस मॉडल्स जिनको लेकर सबसे ज़्यादा चिंता जताई जा रही है, क्या उन्हें लेकर बहुत बड़ी चिंता इतनी हद तक पहुंच चुकी है कि आईटी कंपनी के पूरे कामकाज को अमूलचूल रूप से बदलना पड़ेगा? एआई को ही हथियार बनाकर आगे बढ़ना पड़ेगा आगे? ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिन पर आज हम एक्सपर्ट से लेंगे राय। एग्जैक्टली आईटी को हो क्या रहा है और आईटी से इतना एआई से इतना क्यों डरा हुआ है आईटी? आज हम करेंगे खास मेहमानों के साथ चर्चा। पहले ये रिपोर्ट देखिए। एआई के खौफ से दुनिया भर के आईटी सेक्टर में कोहराम मचा हुआ है। खौफ इतना है कि भारतीय आईटी इंडेक्स 2.5 साल के निचले लेवल को टच कर रहा है। मतलब साफ है कि आईटी सेक्टर इन दिनों एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है, जहां शॉर्ट टर्म में दर्द है लेकिन लॉन्ग टर्म में बड़े मौके की भी संभावनाएं कई लोग देख रहे हैं। फिलहाल निवेशकों को चिंता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते इस्तेमाल से आईटी सर्विसेज का बिजनेस मॉडल कमजोर हो सकता है और कंपनियों की कमाई पर बड़ा इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। अब सवाल यह है कि एआई का खौफ कब तक आईटी सेक्टर को ऐसे डराता रहेगा या फिर हालात जल्द नॉर्मल हो जाएंगे? आइए समझते हैं कि आखिरकार एंथ्रोपिक के क्लाउड कोड ने आईटी सेक्टर में कैसे भूचाल मचाया हुआ है। एंथ्रोपिक का दावा है कि उसके क्लाउड कोड टूल से पुराने सिस्टम को आधुनिक बनाया जा सकता है, खासतौर पर उन सिस्टम्स के लिए जो कोबोल प्रोग्रामिंग भाषा पर चलते हैं। कोबोल का इस्तेमाल आईटी कंपनियां बड़े पैमाने पर बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग, पेमेंट सिस्टम और रिटेल ट्रांजैक्शंस जैसे कामों में करती हैं। अब एंथ्रोपिक का दावा है कि उसका टूल जटिल से जटिल सिस्टम्स को संभाल सकता है और उन्हें नए ढांचे में बदल सकता है, जिससे लागत घटेगी, लेकिन इसका असर ये होगा कि आईटी कंपनियों के रेवेन्यू और मार्जिन पर दबाव पड़ेगा। आईटी सेक्टर में एआई के तेजी से बढ़ते दखल से ब्रोकरेज फर्म्स भी आईटी से दूरी बना रहे हैं। जेफरीज ने कई आईटी कंपनियों की रेटिंग घटाई है और जेफरीज का यह भी मानना है कि एआई आईटी सेक्टर के ढांचे में बड़ा बदलाव ला सकता है, जिससे आईटी का कंसल्टिंग से जुड़ा काम शिफ्ट हो सकता है और मैनेज्ड सर्विसेज का दायरा भी घट सकता है। तो वही नोमुरा की रिपोर्ट की माने तो एआई टूल्स जैसे जनरेटिव एआई, ऑटोमेशन और एजेंटिक एआई पारंपरिक आईटी सर्विसेज में डिफ्लेशन ला रहे हैं। क्लाइंट्स अब आउटसोर्सिंग, मेंटेनेंस, रूटीन कोडिंग और मैनेज्ड सर्विसेज पर कम खर्च कर रहे हैं क्योंकि एआई इन कामों को ऑटोमेट कर सकता है। आईटी सेक्टर में एआई के खौफ का ही नतीजा है कि देश समेत दुनिया भर की आईटी कंपनियां बिकवाली का शिकार हो रही हैं। भारतीय आईटी सेक्टर भी इससे अछूता नहीं है। भारत की आईटी कंपनियों में एफआईआईज की बिकवाली बढ़ी है और इसके चलते एफआईआईज होल्डिंग 4 साल के निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। विदेशी निवेशकों का भरोसा आईटी सेक्टर से डगमगा रहा है, जिसके चलते 2026 में अब तक एफआईआईज ने करीब 12,800 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। तो क्या माने, एआई दूसरे सेक्टर की नौकरियां खाए न खाए, लेकिन आईटी कंपनियों पर खतरा क्या लंबे समय तक बना रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्वागत करते हैं आज के हमारे मेहमानों का। डॉक्टर गणेश नटराजन सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फाउंडर हैं 5F वर्ल्ड के एंड चेयरमैन हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड के। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर नटराजन आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं हर्ष मकवान, सीईओ हाइपरनेक्स्ट डेटा सेंटर लिमिटेड। बहुत बहुत स्वागत है हर्ष जी आपका हमारे शो पे। और हमारे साथ हैं संस्कार अरोड़ा, आप एआई एक्सपर्ट हैं और डेक्सियन इंडिया से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है संस्कार आपका भी हमारे शो पे। डॉक्टर नटराजन सर, आपसे ही चर्चा की शुरुआत कर रहा हूँ। अब काफ़ी लंबा समय हो गया सर बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है कि पैनिक जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और ये क्या है सर एग्जैक्टली? एक के बाद एक रिपोर्ट्स आ रही हैं और जो ताज़ा जो सिट्रिनी की रिपोर्ट आई उसने काफ़ी पैनिक बढ़ाया। इन्होंने तो पूरा वर्स्ट केस सिनारियो पेश किया है जिससे सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन 2027 तक और एक्सेलरेट हो जाएंगे, इस तरह की बातें आ रही हैं। तो घूम फिर कर सवाल उठ रहा है आईटी कंपनीज के फ्यूचर और उनके बिजनेस मॉडल्स पर। आप क्या कहेंगे सर, फियर कितना रियल है?
नहीं, थ्रेट तो रियल है, मगर आप ये देखें तो ये ज़रूर है कि आईटी कंपनीज को मॉडल बदलनी पड़ेगी। और पहले भी ऐसा हुआ था कि डिजिटल के ज़रिए लोग कह रहे थे कि डिजिटल का क्या होगा, मगर डिजिटल वॉज अ स्लो प्रोसेस, 3 साल लगा उसको पूरा एंट्रेंच होने में। ये एआई, जैसे मैंने आपके प्रोग्राम में दीपक जी 3 महीने पहले कहा था कि हर महीना कोई नया न्यूज़ आएगा और हर न्यूज़ के कारण हम पैनिक करें तो नहीं चलने वाला है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, जैसे मैं नासकॉम के कॉन्फ्रेंस से ही बोल रहा हूँ, और सभी सीईओज़ का यही मानना है कि जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत बड़ा है। इनफैक्ट कुछ हद तक एस्टिमेट हुआ है कि 400 to 500 बिलियन यूएस डॉलर्स का नया अपॉर्चुनिटी है। ये क्यों नया अपॉर्चुनिटी है? क्योंकि जैसे किसी ने कहा था कि गॉड मेड द वर्ल्ड इन 7 days, मगर अगर वो टेक्निकल डेट और लेगेसी सिस्टम्स को देखते तो कभी 7 दिन में नहीं बनता। सेम थिंग। सो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि एआई एक जादू की छड़ी है जिसके ज़रिए 2 दिन में सब ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ये मत भूलिए कि हर एक क्लाइंट के पास बहुत पुरानी सिस्टम्स हैं, बहुत पुराने प्रोसेसेस हैं, और इन सबको री इमेजिन करके, री इंजीनियर करके फिर एजेंटिक एआई को उसके ऊपर इस्तेमाल करना, ये एक प्रोसेस है। और ये प्रोसेस कौन सबसे अच्छा कर सकता है? जो एंटरप्राइज सिस्टम्स को अच्छी तरह से समझ रहा है। और आईटी कंपनीज, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं या मीडियम कंपनीज हैं, वो काफ़ी दिन से आईटी के साथ खेल रहे हैं विद इन द एंटरप्राइज। तो अभी एक प्रोसेस आएगा जिसमें हम एआई को डेफिनेटली फाइनल आउटकम माने, मगर एआई तक पहुंचने के लिए काफ़ी री इंजीनियरिंग और काफ़ी चेंज करना पड़ेगा, और इसी में आईटी कंपनीज का काफ़ी महत्व होगा। मुझे नहीं लगता है कि ग्रोथ खत्म होगा। ग्रोथ तो आगे बढ़ते भी आएगा। हालांकि नेक्स्ट 3-4 क्वार्टर्स में ग्रोथ शायद कम हो, मगर ये नहीं होगा कि ग्रोथ नहीं होगा। और ये अगर ग्रोथ होगा, मॉडल भी बदलना पड़ेगा, और मॉडल मेरे ख्याल से 6-8 क्वार्टर्स में बदल ही जाएगा, और आईटी कंपनीज विल ग्रो अगेन एज फास्ट एज दे वर ग्रोइंग इन द पास्ट। मे बी नॉट 20%, बट डेफिनेटली 12-13% का ग्रोथ एआई के साथ मिलके भी हो सकता है। नहीं, आपने सही कहा सर, और ये हमने देखा भी है कि जब टेक वेव आया, जब क्लाउड आया, ऑटोमेशन आया, उस समय भी पैनिक हुआ, लेकिन पूरी इंडस्ट्री धीरे धीरे अडेप्ट हो गई। बट सर ये इतना रैपिड हुआ है, मतलब आप देखिए निफ्टी आईटी इंडेक्स इसी महीने लगभग 20% डाउन है सर। $54 बिलियन का मार्केट कैप वाइप आउट हो गया सर। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये सिर्फ करेक्शन नहीं है, बल्कि ये सेंटिमेंट शिफ्ट है। और दूसरा, जो सिट्फिनी की रिपोर्ट बता रही है कि आपके एआई कोडिंग एजेंट का सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट के बराबर, मतलब इस तरह की रिपोर्ट्स वो दे रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अगर एआई चीपर कोड आ जाएगा तो प्राइसिंग पावर तो सर घट के कुछ भी नहीं रह जाएगी। तो कैसे बिजनेस होगा सर आगे? कैसे आश्वस्त करेंगे? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एजेंटिक एआई का कॉस्ट बहुत कम है, और काफ़ी स्टार्टअप्स भी हैं जो एजेंटिक एआई सॉल्यूशंस मिनटों में बना सकते हैं। पर ये मैं पहले जो कह रहा था कि आप एजेंटिक एआई को एजेंटिक एआई के लिए नहीं ले रहे हैं। यू आर टेकिंग इट बिकॉज कोई बड़ा प्रोसेस है, जैसे कस्टमर फेसिंग प्रोसेस हो या सप्लाई चेन प्रोसेस हो, उसको आप पूरा री इंजीनियर या रीडिज़ाइन करना चाहते हैं विथ एआई। तो उसमें एआई इज़ अ कॉर्नरस्टोन। एआई इज़ नॉट द आउटकम। और एआई को यूज़ ज़रूर करेंगे, चीप भी होगा, मगर जो बड़े बड़े सिस्टम्स हैं उनको भी री इंजीनियर करने की ज़रूरत होगी। उसके बाद उनको मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि एआई, मान लीजिए कि आप 50 एजेंटिक एआई डाल दिए हैं, तो उनको भी किस तरह से वो काम कर रहे हैं, किस तरह से उसको री इंजीनियर, वो सब देखना पड़ेगा। तो इतना बड़ा ये नहीं है कि एआई जादू है और बाकी सब सिस्टम्स को आप बेच सकते हैं। सिस्टम्स भी रहेंगे, सिस्टम्स को री इंजीनियर करना पड़ेगा, री इमेजिन करने पड़ेगा, मगर एआई के साथ। तो यही फ्यूचर है, और इस फ्यूचर में मेरे ख्याल से इंडियन आईटी कंपनीज की जगह और कोई नहीं ले सकता है, क्योंकि हमें इतना एक्सपर्टीज है कस्टमर सिस्टम्स पे कि हम नेचुरली वी विल बी द बेस्ट एट डूइंग दैट। एब्सोल्युटली सर। अब ये आम लोगों के लिए बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे गांव में जब मशीन्स आई, जब ट्रैक्टर आया, तो बहुत सारे लोग चिल्लाए कि साहब अब तो किसान ख़त्म हो जाएगा, बैल ख़त्म हो जाएगा, है ना। बट खेती आज भी हो रही है, और बढ़िया तरीके से हो रही है। तरीका ज़रूर बदला है, लेकिन खेती आज भी हो रही है। खेती इररेलेवेंट नहीं हुई है। तो संभवतः वही बात आईटी के बिजनेस मॉडल्स पर भी लागू हो। थोड़ा तरीका ज़रूर बदलेगा, लेकिन काम नहीं रुकेगा। हर्ष मकवान, आपका क्या टेक है इसमें? क्या ये पैनिक, ये जो फियर है, ये रियल आप देख रहे हैं, या इसमें कुछ ठोस बुनियादी सच्चाई है? जी, बुनियादी सच्चाई तो बिल्कुल है। हम उससे मतलब हम मुंह नहीं फेर सकते हैं। सिचुएशन ऐसी है कि हमारी आईटी कंपनीज की R&D स्पेंडिंग लाइक इट वाज ऑलमोस्ट अ नील
यू कैन सी देयर अपना अगर पिछले बैलेंस शीट देखें तो 0.5% है, कुछ में 0.2% जैसे R&D स्पेंड है। तो जो AI के लिए जो R&D साइकिल था वो हमारी आईटी कंपनीज ने पूरा नहीं किया है। दूसरा कि हमारी आईटी कंपनीज का मेजर रेवेन्यू सोर्स है बीपीओ इंडस्ट्री, और बीपीओ इंडस्ट्री एजेंटिक एआई है या कोई भी टाइप का एआई है उससे लाइक वो ऑलमोस्ट नील जैसा उसका भी रेवेन्यू होगा इन अ कपल ऑफ इयर्स। सो सबसे बड़ा फियर जो अभी इंडियन मार्केट में है वो ड्यू टू द जो बीपीओ रेवेन्यू कम हो जाएगा या जीरो हो जाएगा उसकी वजह से है। बाकी आईटी कंपनियां तो हमेशा सरवाइव करेगी ही। आईटी बैकबोन के बिना कभी इंफ्रास्ट्रक्चर काम नहीं करेंगे, प्रोसेस फिर से डिजाइन करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन री इंजीनियरिंग और एप्लीकेशन रीडिजाइन का कंसेप्ट बहुत बड़ा था। जब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आया तो सबको अपनी एप्लीकेशन को नेटिव से क्लाउड पे मूव करना पड़ा, वो काफी बड़ी एक्सरसाइज हो गई थी। बट अभी सिनारियो बहुत अलग है। एआई एक टॉप लेयर में काम करेगा जो आपकी करंट एप्लीकेशन है, तो उसको री इंजीनियरिंग रीडिजाइनिंग की जगह उसके ऊपर आपको उसका टॉप लेयर डिजाइन करना है, और उससे कॉस्ट भी काफी कम होगी। आईटी इंजीनियर अपनी जो इंडियन आईटी कंपनीज है वो उसके पर आर बिलिंग होते हैं, और ये सब डिजाइन अभी ऑलमोस्ट कोडिंग ऑटोमेटिक हो रहा है। आगे जाके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी उसमें होगा, धीरे धीरे इंप्रूव होगा। हाँ। तो डेफिनेटली बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। एब्सोल्युटली। तो इम्पैक्ट आएगा, आप कह रहे हैं कि आधार तो है कुछ इस डर का और इम्पैक्ट भी है, लेकिन पूरी तरह से जो फुल स्टैक प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्योंकि वो अभी भी ह्यूमन डिपेंडेंट ही रहेगी, तो संभवतः एक कमबैक करने का मौका आईटी कंपनीज को जरूर मिलेगा। संस्कार अरोड़ा, आपके क्या टेक है इस पे सर? जी दीपक जी, सो देखिए कि आईटी सेक्टर में जो गिरावट अभी दिख रही है वो एआई की वजह से एक, मेरे हिसाब से एक पैनिक रिएक्शन है, कोई स्ट्रक्चरल कोलैप्स नहीं है। हर, जैसे आपने कहा, हर टेक्नोलॉजी शिफ्ट के टाइम, चाहे वो क्लाउड हो या ऑटोमेशन हो या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो, तो शुरू में डिस्ट्रप्शन ही क्रिएट होता है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म आप देखे जाए तो वैल्यू जनरेट होगी। एआई जो कोडर्स हैं वो कॉस्ट को कम करेंगे, स्पीड को बढ़ाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया की आईटी सिस्टम, आईटी ही खत्म हो जाएगा। हमारा बिजनेस मॉडल इवॉल्व होगा। तो सिट्रनी रिसर्च के मुताबिक उन्होंने ये पॉइंट किया कि जो एआई कोडिंग टूल्स की अगर जो कॉस्ट है वो इलेक्ट्रिसिटी के बराबर हो जाए, तो जो कंपनीज हैं वो ट्रेडिशनल आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स को रिकंसिडर कर सकती हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ही थोड़ी डिफरेंट है। अच्छा, एआई सिर्फ कोड जनरेट करता है, लेकिन जो अभी भी एंटरप्राइज आईटी में जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग है, आर्किटेक्चर का डिजाइन है, सिक्योरिटी, कंप्लायंस, ये सब अभी भी ह्यूमन लेड प्रोसेस ही है। एआई ऑटोनोमस जरूर है, लेकिन अभी भी इसको ट्रेन्ड इंजीनियर्स की जरूरत है, वैलिडेट करने की, सिक्योर करने की एंड डिप्लॉय करने की। क्लाइंट्स जरूर कॉस्ट कम करना चाहते हैं, मगर वो वेंडर को एलिमिनेट नहीं करना चाहते। तो जैसे आज आपने बताया आईबीएम का स्टॉक आज 13.2% कुछ गिर गया, जो उसका आज तक का वर्स्ट डेली ड्रॉप था अक्टूबर 2000 से। ये फॉल इसलिए हो क्योंकि एंथ्रोपिक ने अनाउंस किया कि उनका कोई एआई टूल है, क्लाउड कोड, जो कोबॉल के सिस्टम्स को मॉडर्नाइज और ऑटोमेट कर सकता है, जो आज तक का आईबीएम का मेन फ्रेम्स का एक्सपर्टीज रहा है। अब इसकी वजह से इन्वेस्टर्स को ये लगा कि आईटी जो एआई है वो उन्होंने उसके ट्रेडिशनल सिस्टम को चैलेंज किया, तो इस पैनिक रिएक्शन में इन्वेस्टर्स ने अपने स्टॉक बेच दिया। अच्छा, हाँ, तो ये आईबीएम का केस स्पेसिफिक क्यों है, तो क्योंकि आईबीएम आज तक मेन फ्रेम और लेगेसी सिस्टम्स के ऊपर ही डिपेंडेंट हुआ करता है। मगर जो इंडियन आईटी फर्म्स का रेवेन्यू है वो थोड़ा मिक्स है, ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। हम लोग का ज्यादा रेवेन्यू क्लाउड, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, कंसल्टिंग, साइबर सिक्योरिटी जैसी चीजों से आता है, जिनमें एआई से नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव लेवरेज ही ले सकते हैं। बट सेक्टर की ठीक है, मतलब आप किस तरह के क्लाइंट से डील कर रहे हैं, क्या सॉल्यूशन देना है, वो अलग है। बट जो इंडियन आईटी सेक्टर का जो कोर प्रोपोजिशन है वो तो वेज डिफरेंशियल ही था ना सर। तो अगर एआई मार्जिनल कॉस्ट को नियर जीरो ला रहा है तो फिर बिजनेस करने का स्कोप कहाँ बचा नियर फ्यूचर में? तो जैसे क्लाउड कोड जैसे का ही हम एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे क्लाउड कोड जैसे टूल्स है, जो भी वो रिपीटेटिव मॉडर्नाइजेशन टास्क है उनको ऑटोमेट कर सकता है। लेकिन जो अभी भी एंड टू एंड एंटरप्राइज ट्रांसफॉर्मेशन है वो अभी भी ह्यूमंस के बिना पॉसिबल नहीं है। बट वो नए यू नो लॉन्च लेकर के आ रहे हैं। अब
क्लाउड कोड सिक्योरिटी आ रहा है, आई मीन डॉक्टर नटराजन, मतलब एक के बाद एक AI बेस्ड टूल लॉन्च कर रहा है, ओपन सोर्स रिपोजिटरी में जो हाई जो सिवियरिटी वल्नरेबिलिटीज को ढूंढकर आप ये कह रहे हैं कि साहब वो खुद ही पैच भी सजेस्ट करेगा। मतलब साइबर सिक्योरिटी कंपनियां अब तक जैसे मैनुअल ऑडिट प्लस ऑटोमेटेड स्कैनर से काम करती थी, अब ये कह रहे हैं कि AI अब कोड पढ़ेगा, खुद बग आइडेंटिफाई करेगा, फिक्स रिकमेंड भी कर सकता है। तो ऐसा लग रहा है ह्यूमन इंजीनियरिंग का इंटरवेंशन कम से मतलब मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है कि फिर ह्यूमन की आपको आवश्यकता क्या पड़ेगी फ्यूचर में। शायद यही बहुत बड़ा डर है। नहीं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि ये जो पहले आपने सुना था कि BPO इंडस्ट्री मर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हमारी भी एक कंपनी है जिसके मैं बोर्ड में हूँ, हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस जी। उसको आप एक BPO कंपनी कैसे एक ट्रांसफॉर्म करता है मैं बताता हूँ। हमने R&D करके एक एजेंटिक AI करके, आई मीन एक्चुअली एजेंटेक्स इज द नेम ऑफ द टूल, और एजेंटेक्स लेवल 1 लेवल 2 मतलब को जो बेसिक क्वेरीज है वो सब अपने आप हैंडल करता है, वही AI है। और उसके बाद अगर कोई कॉम्प्लेक्स क्वेरी हो तो उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन लगता है। सिमिलरली जैसे आपने कहा, वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो फाउंडेशनल चेंजेस कर रहे हैं क्लाउड कोड में या जो भी नया आएगा, वो दैट गिव्स यू अ डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो लोग ही काम करेंगे जो इंटीग्रेट करेंगे पूरे सिस्टम को, और वो जा नहीं सकता। ये ज़रूर है कि द नेचर ऑफ वर्क, मतलब जो पहले जो 80% मैन पावर टेस्टिंग या माइग्रेशन या प्रोग्रामिंग करते थे, उनका काम तो बिल्कुल AI के ज़रिए हो जाएगा। क्योंकि अभी भी इंडस्ट्री में कोई डायरेक्ट कोड नहीं लिखता है, ChatGPT से लिखवाते हैं या क्लाउड से लिखवाते हैं। तो ये मॉडल चेंज हो गया है, मगर द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग या कोई नया तरह की AI इंटीग्रेटेड डिज़ाइन करने के लिए वो लोगों की ज़रूरत है। तो ये ज़रूर है कि रीट्रेनिंग करने की बहुत आवश्यकता है, री इमेजिनिंग करने की बहुत आवश्यकता है। तो मॉडल तो चेंज होगा, मगर मॉडल चेंज होगा ही। और जैसे इन्फोसिस ने कहा, या आज सुबह नासकॉम में HCL टेक के CEO ने कहा, वो सब कोशिश यही कर रहे हैं कि किस तरह से कितनी जल्दी अपने मॉडल को मॉडिफाई किया जाए कि वो AI को एम्ब्रेस करे। बट सर, आप क्योंकि फिर आपका वो एक प्रिय विषय भी आ जाता है जिसमें आपने बहुत लंबे समय तक काम भी किया है। आपने इस बात का एडवोकेसी भी किया था कि भाई आप एजिंग वर्कफोर्स के जो इशू हैं उसको स्किल अप करके आप उसको ठीक करिए। अब यहाँ पर देखिए सर, घूम फिर के वही आ जा रहा है जो रिपोर्ट में हम पढ़ रहे थे। अब ये कोबोल मॉडर्नाइजेशन की जो बात की जा रही है एंथ्रोपिक की ओर से कि उनका टूल कोबोल मॉडर्नाइजेशन में मदद करेगा। अब कोबोल सर 1950 का लैंग्वेज है, आज भी हमारे बैंकिंग में, ATM में, रिटेल सिस्टम्स में अभी भी चल रहा है। और US में तो 95% ATM ट्रांजैक्शन कोबोल सिस्टम पर ही डिपेंड कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा इंस्टॉल्ड बेस AI डिसरप्शन का अगर वो टारगेट बन गया तो फिर और कमाल ये है सर कि जो एंथ्रोपिक दावा कर रहा है कि कोबोल के एक्सपर्ट्स ही नहीं है आपके पास, उनकी संख्या घट रही है। और उनकी संख्या क्यों घट रही है? क्योंकि एजिंग वर्कफोर्स के इशू हैं। तो सही, एक तो इतना बड़ा डिपेंडेंसी आपका हो गया कोबोल पे, अब उसके एक्सपर्ट नहीं रहे, और अचानक से एक टूल आता है और वो पूरा का पूरा मॉडर्नाइज कर देता है कोबोल को। तो आपको लगता है सर कि जो बात कही जा रही थी कि भाई आप टाइमली स्किल आप कर लो, कंपनीज भी को भी हर कोई कह रहा था, वो बस मिस कर दी सर, और उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं। नहीं, देखिए IBM मेन फ्रेम और कोबोल 95% नहीं है, क्योंकि कोबोल के बाद क्लाइंट सर्वर आया, क्लाइंट सर्वर के बाद जावा, अभी पाइथन, बहुत कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। जो कोबोल सिस्टम से लेगेसी सिस्टम्स में, जैसे एयरलाइन सिस्टम्स में या कुछ हद तक कोर बैंकिंग सिस्टम्स में, उसको तो वो मेंटेन कर ही रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्लाउड कोड अगर वो कन्वर्ट करेगा तो अच्छा ही है। मगर जो नए सिस्टम, जो टेक्निकल डेट जो हम कहते हैं, मतलब कि मल्टीपल जनरेशन्स ऑफ सिस्टम्स, वो उसमें 4-5 तरह के सिस्टम्स हैं। और वो सब सिस्टम को समझना और सिस्टम को इंटीग्रेट करके AI के साथ जोड़ना, वही मेरे ख्याल से ये लोगों को ट्रेनिंग करनी चाहिए। आप सिर्फ कोबोल के एग्जाम्पल पे मत जाइए, क्योंकि कोबोल इज़ अ डिसअपियरिंग लैंग्वेज, और कुछ प्रोग्रामर्स हैं मगर काफ़ी नहीं है। और कोबोल जनरेटर्स काफ़ी आ चुके हैं जो कोबोल को ऑटोमेटिक कन्वर्ट करते हैं। हमने भी जेंसर में 2001 में एक फुल कोबोल कन्वर्टर बनाया था। अच्छा। वो काफ़ी हैं। तो उसमें देखिए, मेरे ख्याल से ये पैनिक का ये है कि
काफ़ी लोग मिनिमम इन्फॉर्मेशन लेके जनरलाइज कर रहे हैं। हर एक तरह के टेक्निकल डेट है, हर एक तरह की अपॉर्चुनिटीज़ है, रीट्रेनिंग ज़रूर करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मॉडल को चेंज नहीं करना है, मॉडल बिल्कुल चेंज करना है, और मेरे ख्याल से सभी प्रोग्रेसिव कंपनीज़ को ये मालूम है। मैं यही कह रहा हूँ कि ये मॉडल चेंज होगा और काफ़ी कंपनीज काफ़ी जल्दी ये कर सकेंगे। ऑलराइट सर, अब एग्जैक्टली अब आगे होना क्या वाला है? हर्ष जी थोड़ा हमें बताइए हर्ष जी कि अब आगे क्या होगा। आई मीन ये जैसा आप बता रहे थे कि जितने इन्वेस्टर्स हैं वो देख रहे हैं कि भाई तुरंत आने वाले 2-4 साल तो लग जाएंगे नए बिजनेस मॉडल बनाने में, नया सारे स्ट्रक्चर खड़ा करने में। ये तब तक ही है, और लॉन्ग टर्म में जैसे बार बार कहा जा रहा है कि लॉन्ग टर्म में ये आपके लिए बड़े अपॉर्चुनिटीज़ भी लेकर के आएगा, जो अभी डॉक्टर नटराजन सर भी कह रहे थे। तो कितना पीरियड आप लेकर के चल रहे हैं? कब तक इस तरह से सेलिंग मोड में रहेंगे इन्वेस्टर्स? सेलिंग मोड का तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं शेयर मार्केट में इन्वॉल्व नहीं हूँ। मैं उस नज़रिए से नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि नया मॉडल बनाने में, बिजनेस मॉडल्स क्रिएट करने में और एआई को पूरी तरह से अडेप्ट करने में वो कितना टाइम लग सकता है? तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि स्किल गैप बहुत बड़ा इश्यू है इंडिया में, वो पहले भी था। क्लाउड अगर कनाडा और यूएस में 2012 में लॉन्च हुआ था, तो इंडिया में आते आते उसको 2016-17 हो गए थे। तो वो 3 साल तब भी पीछे था। अभी हम मान के चल सकते हैं कि 3 से 4 साल हम पीछे रह सकते हैं। दूसरा कि हमने बस बिल्कुल मिस की है, आपने जो बोला वो एकदम सही है कि एक अपॉर्चुनिटी थी वो हमने मिस की है, हमने इसको बहुत लाइटली लिया है। हमारी जो लार्ज इंडियन आईटी कंपनीज हैं, उन्होंने कोई भी आज तक एक भी ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट उनका एआई में आया नहीं है जो वो किसी को दिखा सकते हैं, या फिर वो उसका कोई एडवांटेज ले सकते हैं। छोटे छोटे एजेंटिक एआई या चैटबॉट बना के आप उसको ऐसा क्लेम नहीं कर सकते हैं कि भाई वी आर कन्वर्टिंग और वी आर मूविंग टुवर्ड्स प्योर प्ले एआई सर्विसेज एंड ऑल। एआई बहुत बड़ा टर्म है, उसके लिए अगर आपको ऑटोमेशन भी करना है तो बहुत डीप थिंकिंग चाहिए होता है। पूरी लेगेसी प्रोसेस को उसमें इम्प्रूवमेंट करके ही आप एक मॉडल को पूरा ट्रेन करके आप उसको मेन स्ट्रीम एआई में आप अपने बिजनेस केस के लिए यूज कर सकते हैं। और वो ट्रेनिंग और वो एडप्शन और वो माइंडसेट अभी हमारे पास नहीं है। वो सब होने में 3 से 4 साल लगेंगे, इसलिए वो बहुत टफ टाइम रहेगा। दूसरा कि रेवेन्यू पे जो कैश काउस थे बीपीओ बिजनेस, अगर वो एजेंटिक ऑटोमेटिंग और वो सब उसको ऑटोमेट कर देते हैं तो वो कैश फ्लो बंद होगा, तो रिसर्च पे और भी असर करेगा। और वो स्पेंडिंग रिसर्च पे नहीं होगी तो एआई अडॉप्शन में और भी टाइम लग सकता है, और वो थोड़ा टाइम अभी क्रिटिकल रहेगा फॉर द एम्प्लॉइज एज वेल एज द डिसीजन मेकर्स ऑफ द कंपनी। एब्सोल्युटली। और इसमें एक जो हमने थोड़ा सा, आपने सही कहा कि हमने शायद इसको बहुत लाइटली लिया, या ये भी हो सकता है, थ्योरी ये भी कहती है कि अभी तो हम समझ ही रहे थे कि एग्जैक्टली क्या होगा, और ये पिछले 3 से 4 साल में इतना तेज़ी से ये ट्रांजिशन हुआ है कि अभी हम शायद समझ ही रहे थे कि क्या करना है, कैसे स्ट्रैटेजी बनाएं, और तब तक इतना सारा डेवलपमेंट हो गया। ये थोड़ा सा एक एआई के दौर में हमने नई चीज़ देखी है। पिछले जितने भी डिसरप्शंस हुए हैं, जैसे डॉक्टर नटराजन सर ने भी कहा, उसमें थोड़ा सा टाइम मिला था कंपनीज़ को अपने स्ट्रैटेजी बनाने में, लेकिन ये बहुत तेज़ी से हो गया, तो मे बी ये उसका असर है। बट संस्कार अरोड़ा, अब हमें थोड़ा सा फ्यूचर की तरफ बताइए सर कि क्या होने वाला है फ्यूचर में। मतलब पढ़ाई वढ़ाई करनी है या नहीं करनी है, इंसानों को हायरिंग होगी या एआई की हायरिंग होगी फ्यूचर में? तो दीपक जी देखिए कि अगले से अगर हम 5 से 10 साल की बात करें तो बिल्कुल लो स्किल जो रिपीटेटिव जॉब्स हैं वो रिड्यूस होंगी, मगर जो हाई स्किल्स एआई इंटीग्रेटेड जॉब्स है वो इंक्रीज होने के भी चांसेस हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ संस्कार, मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक फादर हैं, इंडियन फादर हैं, चाइना में जाके वो कहते हैं साहब हमने तो अपने बच्चे को 6वीं के बाद हटा दिया स्कूल से, और वो अब यहाँ पर जो कोडर्स हैं और एआई एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ उठता बैठता है मेरा बच्चा। मुझे अपने बच्चे के लिए नहीं चाहिए 10वीं 12वीं बीएससी बीटेक, नहीं चाहिए आईआईटी आईएम नहीं चाहिए। वो आज बैठा हुआ है, उसने एआई को समझ लिया है, वो एआई से एप्स बना रहा है, वो एआई से वेबसाइट्स जनरेट कर रहा है, वो एआई से गेम्स जनरेट कर रहा है, तो उसकी लर्निंग भी हो रही है और मे बी उसकी अर्निंग भी बहुत जल्दी शुरू हो जाए। तो क्या हम ऐसे फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं संस्कार? तो दीपक जी अब
आज की सच्चाई यही है कि जो भी आज तक जो आइडियाज थे उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत लंबा प्रोसेस, बहुत लंबा टाइम लगता था। मगर अभी आजकल के एआई टूल्स के हम लोग यूज करके उसको तुरंत के तुरंत हम लोग लाइव कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं और डेमो कर सकते हैं डायरेक्टली। तो वो आइडिया से इम्प्लीमेंटेशन का जो टाइम है वो बहुत रिड्यूस हो गया है। तो मैं जैसे कि कह रहा था, जो लो स्किल रिपीटेटिव जॉब्स हैं वो रिड्यूस बिल्कुल होंगी, और हाई स्किल्स एआई इंटीग्रेटेड जॉब्स बहुत इंक्रीज होने के बहुत चांस है। तो जो नेट इम्पैक्ट एक होगा वो न्यूट्रल से पॉजिटिव साइड ही जाएगा। तो शॉर्ट टर्म थोड़ा पेन हो सकता है, फ्रेशर्स को पेन हो सकता है, ये थोड़ा थोड़ा हमारे लिए अनकंफर्टेबल ट्रांजिशन होगा। लेकिन इंडिया की जो आईटी इंडस्ट्री ने अब तक हर वेव को सर्वाइव किया है और वो करता रहेगा। तो एआई को अगर देखिए, अगर एआई को हम सिर्फ थ्रेट की तरह समझेंगे तो सबको डर ही लगेगा। लेकिन अगर हम एआई को एक टूल की तरह समझेंगे और उसको, तो हमारे लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलने का बहुत बहुत चांसेस है हम लोग के। ओके तो इंडियन आईटी का जो फ्यूचर है सिर्फ कोडिंग करने में नहीं है, बल्कि एआई को समझ के उसका यूज करने में है। वो जो कहा गया ना एआई ऑर्केस्ट्रेशन, शायद यही टर्म है। जी जी हाँ, उसको पढ़ने भी बड़ा मुश्किल लगा मेरे को, प्रोनाउंसिएशन भी बड़ा बाद में समझ में आया, अच्छा ये वाली बात हो रही है। तो शायद ये प्रीमियम स्किल बनेगी फ्यूचर में, लेकिन उसके लिए क्या हम तैयार हैं? क्योंकि नटराजन सर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस में है सर, वहाँ पे बताइए इस पर क्या बातचीत हो रही है। एआई ऑर्केस्ट्रेशन हमारी प्रीमियम स्किल बने, इसके लिए हम लोग क्या करें, कैसे करें, इस पर कुछ बात हो रही है या क्या थॉट निकल के आ रहा है सर वहाँ पे लीडर्स? बिल्कुल यही बात हो रही है कि नास्कॉम कॉन्फ्रेंस में भी यही बात हो रही है कि जो एआई को आप हल्का से मत लें, क्योंकि एआई जो आप समझते हैं कि कर सकता है उससे शायद ज़्यादा ही करेगा। और इसमें किसी को कंप्लेसेंसी नहीं है कि एआई विल नॉट बी गेम चेंजिंग। अगर ये गेम जो चेंज हो रहा है, जैसे आपके अभी पहले स्पीकर ने बताया, आईटी सर्विसेज विल अडेप्ट। तो ये अडेप्टेशन के कितने टाइम, मुझे नहीं लगता है कि 4 साल लगेंगे। 6-7 क्वार्टर में पूरा चेंज हो जाएगा मॉडल, और उसके बाद नॉर्मल होगा। बट अभी थोड़ा बहुत तो नेक्स्ट 3-4 क्वार्टर्स वी विल सी सम चेंज, क्योंकि लोगों को अपना मॉडल चेंज करने में थोड़ा टाइम लगेगा। ओके सर, 6-7 क्वार्टर का मतलब आप बता रहे हैं 18 महीने, यानी कि लगभग 1.5 साल, 1.5-2 साल। तो 3-4 साल जैसी स्थिति नहीं बनेगी, 1.5-2 साल में आपको परिस्थितियां बिल्कुल अलग नज़र आती हुई दिखाई देंगी। और सर का मानना है कि आईटी कंपनियां के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ के मौके खुलेंगे वो आपको नियर फ्यूचर में 6-7 क्वार्टर्स में दिख जाएंगे। तो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बनेंगी। अब देखिए, अब जिस कंपनी ने कितनी तैयारी कर ली, वो कितना इसको लाइटली ले रहे हैं या कितना अपने लिए तैयारी कर रहे हैं बैकग्राउंड में, ये सब बताएगा कि उस वक्त जब अपॉर्चुनिटी के द्वार खुल रहे होंगे उस वक्त कौन लीड कर रहा होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना। लेकिन जो भी आपको मार्केट में पैनिक दिख रहा है, लाल निशान दिख रहे हैं, ये संभवतः कुछ क्षणिक हैं, कुछ समय तक और भी रहे हो सकता है। बट आने वाले फ्यूचर में हमारे जो तमाम एक्सपर्ट हैं वो आश्वस्त हैं कि सूरत हाल बदलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद संस्कार अरोड़ा, आपने समय निकाला हमारे लिए। हर्ष मकवान जी भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी शुक्रिया। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर गणेश नटराजन सर, आप बहुत महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस से हमारे साथ जुड़े। फर्स्ट हैंड हमारे पास वहाँ क्या कुछ चल रहा है उसकी भी इन्फॉर्मेशन आ गई हमारे पास, तो एक अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को भी मिल गई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के उस पार कुछ और खबरों के साथ हाजिर होंगे। ये थी हमारी कवर स्टोरी।